नमस्कार विद्यार्थियों। जिस प्रकार हमारा ये अध्ययन का क्रम निरंतर जारी है, कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 5 हमारा चल रहा है। अभी दैनिक जीवन में रसायन का क्या महत्व है, इस संबंध में आपने बहुत सारे टॉपिकों का अध्ययन किया है, जिसमें अम्ल और क्षार की परिभाषाएं, अम्ल और क्षार के गुण और अम्ल और क्षार के उपयोग, विभिन्न प्रकार के पदार्थ जिसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, इसका भी आपने सारणीबद्ध तरीके से अध्ययन कर लिया है। यहाँ पर हमारा विभिन्न प्रकार के यौगिक और लवणों को लेकर भी आपसे चर्चा हो चुकी है। विभिन्न प्रकार के यौगिकों के रासायनिक सूत्र क्या हैं, उनके बनाने की विधि क्या है, उनके क्या क्या गुण हैं और उनके क्या क्या उपयोग हैं, इन सभी बातों को आपने अच्छे से देख लिया है। साथ में लवण उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को आपने देखा, समझा और उसको नोटबुक में नोट भी किया है। तो इसी क्रम में हमारा इस 5वें जो अध्याय का हमारा ये अध्ययन कार्य चल रहा है, जिसमें आपके ये अंतिम जो ये बिंदु आ रहा है, साबुन एवं अपमार्जक, पूरा अपने आप में अलग टॉपिक है ये साबुन अपमार्जक, और ये परीक्षा में आ भी चुका है और इस बार भी आने की संभावना है। तो निश्चित तौर पर हमें इसको किस प्रकार से अध्ययन करना होगा, इसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, साबुन एवं अपमार्जक, बड़े ध्यान से देखें आप लोग। साबुन जिसका प्रत्येक दिन हम उपयोग करते हैं, साबुन डिटर्जेंट शब्द से बना जो लैटिन शब्द है, और डिटर्जेंट जो शब्द है उसका अर्थ होता है सफाई करने वाला। तो साबुन जो है हाथ धोने में, नहाने में, कपड़े धोने में, जिन विभिन्न कार्यों में हम इसका उपयोग करते हैं। तो डिटर्जेंट जो होता है जो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है सफाई करने वाला। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो छोटे छोटे शब्द हैं ये भी कहीं एक एक नंबर के पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ऐसे शब्दों को भी ध्यान दें, क्योंकि पीएच में पी शब्द का और एच शब्द का क्या अर्थ है और पूरे पी शब्द का क्या अर्थ है, पावर यानी कि शक्ति, जो उत्साह से बना है, और ये प्रश्न भी परीक्षा में आ चुका है। तो ऐसे छोटे शब्दों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर साबुन एवं अपमार्जक, डिटर्जेंट शब्द को देखा आपने। अब सबसे पहले साबुन की डेफिनेशन क्या होगी, साबुन क्या होते हैं? तो दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु वाले वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। इसको सीधा शॉर्ट भाषा में देखें, साबुन किसे कहते हैं? तो साबुन सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर एक आगे भी इसकी लैंग्वेज जोड़ी हुई है, दीर्घ श्रृंखला की लंबी श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु वाले वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन बनता है, यानी साबुन बनाने की क्रिया या साबुन निर्माण की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो इस टाइप से प्रश्न बन सकता है, साबुनीकरण किसे कहते हैं? तो साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब ये जो लाइन लिखी है ये बोर्ड परीक्षा में आ चुका है प्रश्न, पारदर्शी साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ग्लिसरीन का, और ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। पारदर्शी साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पारदर्शी साबुन बनाने में ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो साबुन से संबंधित हैं। साबुन क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। पारदर्शी साबुन बनाने में ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम पोटेशियम के लवण थोड़ा ध्यान से देख लें आप। अब यहाँ पर है इसके साथ जुड़ी हुई बात है अपमार्जक की। तो यहाँ पर ये सोडियम एल्कीन सल्फेट तथा सोडियम एल्कीन बेंजीन के लवणों के सल्फोनेट लवण होते हैं। अब इसका शॉर्ट रूप देखें, अपमार्जक क्या है? तो ये सल्फोनेट लवण होते हैं। साबुन क्या है? ये सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में भी इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या ये सोडियम एल्कीन सल्फेट और सोडियम एल्कीन बेंजीन के लवणों के सल्फोनेट लवण होते हैं। इस प्रकार से आपके साबुन और अपमार्जक की ये
छोटी सी परिभाषाएं हैं। साथ में आपके बुक में और नोट्स भी मैंने उपलब्ध करवा रखे हैं, जिसमें यहाँ पर एक छोटा सा समीकरण भी दे रखा है, जैसे वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है, जो आपको उसमें लिखकर पूरा समझा रखा है। अच्छे से आप उसको देख लें। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक प्रश्न आ चुका है, साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए, और इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाल रखा है अंतर समझाइए। तो इस टाइप से अगर प्रश्न आ गया तो हम उसमें उत्तर कैसे लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, जब भी इस टाइप से कोई प्रश्न आता है तो आप दो कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम जैसे साबुन हो गया, दूसरी तरफ हो गया अपमार्जक। इस प्रकार से आप लिखें, साबुन में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो साबुन जो है वो कठोर जल के साथ अच्छे जाग नहीं देते हैं, और अपमार्जक में हम लिखेंगे साबुन के साथ ये जल के साथ ही अच्छा जाग देते हैं। साबुन में आप लिखेंगे यह कपड़ों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, और अपमार्जक में आप लिखेंगे ये कपड़ों को अच्छी तरह से साफ करते हैं। साबुन में आपको लिखना है ये जल को अधिक प्रदूषित करते हैं, अपमार्जक में आप लिखेंगे ये जल को कम प्रदूषित करते हैं। इस प्रकार से आप ये दो तीन पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये अपनी लैंग्वेज में आप लिख पाएंगे, जिससे कि साफ आपके प्रश्न क्लियर हो जाएगा साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, यानी कि अपनी लैंग्वेज में भी आप इसको आंसर बना सकते हैं। तो ये साबुन और अपमार्जक की बात थी। अब यहाँ पर ये जो अगला प्रश्न हमारे आ रहा है, ये भी आपकी परीक्षा में आ चुका है। मिसेल संरचना को समझाइए, या मिसेल निर्माण क्रिया क्या है समझाइए, या साबुनीकरण की क्रिया विधि को समझाइए, साबुन किस प्रकार से कार्य करता है। यानी कि दो तीन प्रश्न है, मिसेल निर्माण की संरचना को समझाइए और इसकी क्रिया विधि को समझाइए। ये पूरा आपको नोट्स के रूप में मैंने उपलब्ध करवा दिया है। निश्चित तौर पर आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं, बहुत ही सरल टॉपिक है ये, और इसका निरंतर हम उपयोग भी बार बार साबुन का करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने छोटा सा डायग्राम बना रखा है, जिसे आप देखेंगे जैसे कि ये कोई तेल या ग्रीस वाला भाग है, इसके चारों ओर जो लाइनें जो बनी हुई है, इस पे COOH वाला जो सीधा होता है, जिसे हाइड्रोकार्बन भाग कहते हैं, जो जल विरोधी होता है, ये अंदर की तरफ होता है, और एक ध्रुवीय भाग होता है जो बाहर की तरफ होता है, जो जल स्नेही होता है। इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर, यानी कि इस प्रकार से संरचना दे रखी है। इस प्रकार से जो संरचना बनती है जिसे हम मिसेल संरचना कहते हैं, मिसेल निर्माण। तो साबुन के साथ और मेल के साथ जब किसी कपड़ों पर मेल निकाला जाता है तो इस प्रकार की एक संरचना बनती है। एक सीधा मेल की तरफ होता है, दूसरा मेल को कपड़े से बाहर खींचकर बाहर ले जाता है। तो यहाँ पर मिसेल की जो संरचना है, इस प्रकार से आपको पूरी डिटेल रूप में समझा रखा है। यहाँ पर आप देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि क्या है। तो जैसे तेल, ग्रीस, तेल, चिकनाई की बूंदें जल में अघुलनशील होती हैं, परंतु हाइड्रोकार्बन्स में घुलनशील होती है। आए दिन हम साबुन का उपयोग करते हैं, और कपड़े धोने में जैसे कपड़ों के ऊपर जो मेल होता है उसको साफ करने में कपड़ों साबुन का उपयोग किया जाता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे दाग और धब्बे लग जाते हैं जो कपड़ों से निकलना बहुत ही मुश्किल है, उसको बार बार जैसे साफ किया जाता है, या उसके लिए विभिन्न प्रकार के अपमार्जकों का या डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें जैसे कि माना कि ये चिकनाई वाला धब्बा है, आप देख लें इस चित्र को हल्का सा बना रखा है। तो चिकनाई वाली जो बूंद है उसमें इस प्रकार से जो साबुन के जो कण होते हैं वो चारों ओर से उसको घेर लेते हैं। घेरने के बाद क्या होता है, एक सीधा अंदर की तरफ होता है जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है, जो जल विरोधी होता है, और दूसरा भाग जो ध्रुवीय भाग होता है, जल स्नेही, जो बाहर की ओर होता है। यानी कि ये जो तेल या ग्रीस की बूंदें हैं, इसको दोनों ओर से जकड़े हुए और इसको उस कपड़े से बाहर खींचकर इसको ले जाता है। ध्रुवीय भाग जो जल स्नेही भाग है, एक जल विरोधी भाग। तो ये वाला जो सीधा है, धीरे धीरे मैल जो है उस कपड़े से बाहर आ जाता है। तो जिस प्रकार से हम कपड़ों को साफ करते हैं तो इसका जल विरोधी जल स्नेही जो भाग है वो बाहर तो मेल को अपने आप उसको बाहर निकालता है, जिससे कि कपड़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर तेल और चिकनाइयों की जो बूंदें जल में अघुलनशील होती हैं, उसके लिए हमें हाइड्रोकार्बन जो घुलनशील होता है भाग हाइड्रोकार्बन में,
वो तेल या ग्रीस के भाग होते हैं, उसमें ये अपमार्जक का हम लोग उपयोग करते हैं। और इस प्रकार से ये जो संरचना मैंने बना रखी है, तो ये जो स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा, मतलब तेल की या मैल की जो बूंद है उसको किस प्रकार से ये ध्रुवीय भाग और जो हाइड्रोकार्बन भाग होते हैं तो घिरे रहते हैं और उस भाग से बाहर की ओर उस मैल को कपड़े से बाहर करते हैं। तो इस प्रकार से मैल और साबुन के बीच में जो स्ट्रक्चर बनता है, जो संरचना बनती है, जो इस टाइप से होती है, जिसे हम मिश्रण निर्माण या मिश्रण संरचना कहते हैं। और इसका मैकेनिज्म इस प्रकार से होता है, साबुन अपमार्जक में अंतर हो गया, साबुन और अपमार्जक की परिभाषा हो गई। ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप बिल्कुल बहुत ही इजी है, पूरा थ्योरिकल है, इसमें दो ही बातें आ रही, ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसको आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और अपने नोटबुक में इसको नोट भी कर लें। इस प्रकार से जैसे हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो ये हमारा पांचवा जो टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। और पांचवें टॉपिक में जितने भी आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रश्न उत्तर जो दे रखे हैं, उसे आप अपने होमवर्क की कॉपी में पूरा करें, जिससे पार्ट 1 से लेकर 5 तक जो है आपके कंप्लीट आपके विज्ञान में ये चैप्टर हो जाएंगे। और इनमें से एक आध कोई टॉपिक जो पता है, जो मैं आपको क्लास जब चलेगी तब बता दूंगा, जो नहीं पढ़ना होता है, बाकी सारे जो चैप्टर हैं इसको आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर मैं एक बात तुम्हें याद दिलवा दूं, अम्ल, क्षार, लवण, पीएच इसके विभिन्न प्रकार के यौगिक और लवण जो जिनके सामान्य सूत्र, उनके उपयोग, साबुन और अपमार्जक, ये कुछ टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। और इस प्रकार से धीरे धीरे आप इसको निरंतर अपने अध्ययन को जारी रखें। आवश्यक डायग्राम अगर कोई आता है तो उसको निश्चित तौर पर आपको बनाना है, क्योंकि पार्ट 2 आपने पढ़ा है जिसमें डायग्राम है और अवश्य आपके डायग्राम वाले प्रश्न भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातें जो हैं, कौन कौन सी बातें आ चुकी है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड के द्वारा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये सभी प्रकार के जो छोटे प्रश्न जिसे आपको समझकर इसको नोट करना है और निरंतर अपने अध्ययन को जारी रखना है। जय भारत, धन्यवाद।